प्रार्थना के साथ आरंभ करते हैं। एक ओंकार के साथ एक लंबी श्वास लीजिए और जब आप तैयार हो तो लंबे समय के लिए ओंकार गाएंगे। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवे द्वेषिणीम्। ओम हरि ओम। तो शुरू करते हैं। अपने पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक करना है। इतना कि इसका संदर्भ मैं बता देता हूँ। ये सत्र के पीछे का जो कारण था, तो कई लोग यहाँ पे उन्हें पता होगा कि भगवत गीता के सत्र शुरू किए हैं, मैसेज भी आया होगा उसका। तो भगवत गीता के उच्चारण में कई बार क्या होता है ना, हम छोटी मोटी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से कुछ उसका विफल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उसका जो प्रभाव हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करें, उसको बहुत तकनीकी से करने का मतलब उतना हमारे लिए संभव नहीं है आज के लिए। सबके लिए उस बात को समझना, उस तरह से उसका उच्चारण करना कठिन हो सकता है। पर हमें आज क्या देखना है कि कुछ छोटे मोटे अगर हम बदलाव कर सकें, तो आज आपको यही ध्यान रखना है। आप शायद 50 चीज़ें लिखेंगे, है ना। आप एक पेन लेके बैठिए, एक बुक लेकर बैठिए। जितने लिखेंगे उनमें से जो समझ में आए उसको साथ में लेकर जाइए। इन सब में से अगर आप एक दो भी बदलाव करेंगे ना, तो आपका उच्चारण धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा। लेकिन सबसे आवश्यक क्या है, यदि आप ये पूरे नियम कंठस्थ भी कर लेते हैं, लेकिन यदि ये अभ्यास में नहीं रहेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं। तो सबसे बढ़िया तरीका है हर रोज अभ्यास करें। तो जो अभी अभी आए हैं, हम भगवत गीता का पहला अध्याय देखने वाले हैं, तो उसको साथ में रखिए यदि आपके पास पुस्तक है तो क्या आपके रेफरेंस के लिए रहेगा और आप देख पाएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि मैं लाइन से नहीं जाऊंगा, जहाँ जिस बात की उदाहरण करना है मैं उस श्लोक को आपको बता दूंगा, उस श्लोक का नंबर बता दूंगा आपको। तो अभी एक प्रयत्न करता हूँ मैं, यदि स्क्रीन शेयर होती है तो। एक क्षण दीजिएगा मुझे। ओके, तो ये 5 कॉलम्स है। मैं एक सेकंड बंद कर देता हूँ। तो वो स्क्रीन दिख रही थी क्या? दिख रही थी ना? वो 5 कॉलम दिख रहे थे, सब अक्षर लिखे थे। तो अब मैं वापस, क्योंकि मुझे आप लोग दिखेंगे नहीं वो स्क्रीन पे जाने के बाद, तो मैं उसे खोल लेता हूँ। हाँ, तो उससे पहले सबसे पहले तो एक क्षण लेकर अपनी पुस्तक में लिख लेते हैं इन बातों को कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो संस्कृत जो देवनागरी लिपि है, उसमें हम 2 मेन बातें करते हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, स्वर और व्यंजन। तो स्वर लिख लीजिए। स्वर होते हैं आपके नॉर्मल, आप सभी ने किया होगा स्कूल के समय पे, अ आ ई उ ऊ ऋ ऋ ए ऐ ओ औ अम अह। आज के लिए हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। आपको क्या याद रखना है, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। ये 5 लिख लीजिए क्लासेस। और छठा एक लिख लीजिए, अम अह। अम अह, अह के नाम से वो प्रचलित है। तो यहाँ पर ऋ ऋ, उसमें हमें अभी नहीं जाना है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो अभी हम उतनी ही बात करेंगे जितनी हम समझ पाएंगे। तो ये आपके 12 स्वर हुए। अब आपके व्यंजन में है 5 वर्ग।
तो ये आप पुस्तक में लिखना चाहेंगे, आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। तो पहला वर्ग हो गया क ख ग घ, पांचवा उसका है अंग। दूसरा आपका वर्ग हो गया च छ ज झ न। उच्चारण पे आएंगे, पहले एक बार समझ लीजिए। ये स्क्रीन मैं शेयर कर देता हूँ। तो आशा है आपको ये दिख रहा होगा। तो तीसरे कॉलम में देखिएगा, व्यंजन में पहला कॉलम छोड़ दीजिए, हाँ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ वो सब छोड़ दीजिए अभी के लिए। तो तीसरे कॉलम में पहला देखिए क ख ग घ अंग। दूसरा है च छ ज झ न। तीसरा वर्ग है ट ठ ड ढ न। चौथा है त थ द ध न। पांचवा है प फ ब भ म। तो आपको ये 5 लाइंस लिख लेनी है। तो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप प्लीज़ इतना सा लिख लीजिए ताकि फिर मुझे स्क्रीन बार बार शेयर नहीं करनी पड़ेगी। तो पहली लाइन पे लिख लीजिए क ख ग घ अंग। दूसरी लाइन पे च छ ज झ न। तीसरी लाइन पे ट ठ ड ढ न। उसके पश्चात त थ द ध न। और अंत में प फ ब भ म। तो आशा है आपने लिख लिया होगा, है ना। तो अब ये आपको याद रखना है। उसके बाद अब इनका उच्चारण पहले समझ लेते हैं कि इनके उच्चारण में क्या फर्क होता है। पहले व्यंजनों पे और स्वरों पे डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके स्वर है, अभी हमने कितने लिए, 12 लिए हैं। उनमें 2 मात्राएं हैं, लेकिन ठीक है अभी के लिए उसको साइड पे रखते हैं। पहला है अ, दूसरा है आ। तो आप चाहे तो रिपीट कीजिए। ये लगता है कि बहुत आसान है अ आ, लेकिन हम क्या करते हैं अ आ ई। अब इसमें छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा, अ आ। चलो वो तो भी आ समझ में आता है, ई इसमें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो हमारे उच्चारण में पहला तो ह्रस्व दीर्घ ही नहीं समझ में आता है कि छोटा स्वर कौन सा है, बड़ा स्वर कौन सा है। वो भी आप फर्क कर लेंगे ना तो बहुत दूर तक जा पाएंगे। तो सबसे पहले तो एक मात्रा समझना आवश्यक है। इसमें मात्रा क्या होती है, मात्रा समय होता है कि आप एक अक्षर का कितने समय तक उच्चारण करते हैं। तो अब नियम ऐसा है कि जो छोटे स्वर होते हैं, जो ह्रस्व होते हैं, अर्थात अ, छोटा ई, छोटा उ, ए और ओ, ये जो 5 है, क्षमा कीजिएगा, अ और छोटा ई और छोटा उ, इन 3 को लेंगे अभी के लिए। तो ये छोटे स्वरों को ना एक मात्रा के लिए इनका उच्चारण किया जाता है। पहले सिर्फ समझ लीजिए, टेक्निकल ये याद नहीं रखना है, पर आपको समझ में नहीं आएगा आगे का अगर ये नहीं समझेंगे तो। और जो बड़े स्वर है, आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए आई ओ औ, इनको दीर्घ माना जाता है। तो अब आपने वो 12 लिख लिए होंगे ऊपर, अ आ ई उ ए आई ओ औ अम आहा। तो अब इसमें लिख लीजिए अ, छोटा ई और छोटा उ, इनको कहते हैं ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर। आप चाहे तो स्मॉल लिख सकते हैं, छोटा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, पर आपको ये जानना है कि ये 3 मात्राओं को छोटा माना जाता है। और बाकी जो है आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए आई ओ औ, चारों के चारों ए आई ओ औ चारों को पकड़ लेना, ये सब दीर्घ स्वर कहते हैं, बड़े स्वर। हम बोलचाल की भाषा में ये कहते हैं कि छोटा ए, बड़ा आई, छोटा ओ, बड़ा औ। लेकिन उच्चारण में यदि आप देखेंगे तो ए आई ओ औ इन चारों को दीर्घ माना जाता है, दीर्घ पकड़ा जाता है। ठीक है। तो अब इनका उच्चारण में क्या अंतर आता है, तो इसके लिए मात्रा समझना आवश्यक है। शुरू में आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़े दिनों के बाद क्या आपको अंदाज बैठने लगेगा। एक मात्रा क्या होती है, एक ताली। दो मात्रा, दो ताली। तो जो छोटे स्वर है उनका एक मात्रा के लिए उच्चारण होता है अ, ई, उ। जो दीर्घ स्वर है उनका 2 मात्रा के लिए होता है आ, ई, उ, आई, औ, ओ, ए। तो ए आई ओ औ ये चारों, आ, बड़ा ई, बड़ा उ, इनका 2 मात्रा के लिए उच्चारण होता है।
तो फॉर एग्जाम्पल अब अपनी गीता जी आप खोल लीजिए, पहला अध्याय, और उसमें पहला श्लोक खोलिएगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। तो इसमें अभी सिर्फ पहला शब्द लेते हैं शुरुआत के लिए। पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे। उच्चारण पे बाद में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नोटिस कीजिए पहला अक्षर है ध। ध पे किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है, तो ये छोटा स्वर है। आगे है म, वो भी छोटा है, लेकिन क्ष पे किसकी मात्रा है? ए, क्षे। त्र पे किसकी मात्रा है? ए, क्षेत्रे। और ए को हमने क्या पकड़ा है? दीर्घ। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग धर्म क्षेत्रे आप कहेंगे धर्म क्षेत्रे। आपके धर्म और क्षेत्रे में समय का और उच्चारण का अंतर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वो गलत होगा। सही उच्चारण क्या होगा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव। तो नोटिस कीजिए हर एक की मात्रा को मैंने थोड़ा लंबा खींचा। वापस से आंख बंद करके ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव। लास्ट का युयुत्सव एकदम खत्म हो गया, युयुत्सव, लेकिन उसके पहले का समवेता। तो ये रस्व और दीर्घ का उच्चारण ये बहुत बेसिक है। आपने सिर्फ इतना समझ के ये क्लास छोड़ दी ना तो भी आपका उद्धार हो ही जाएगा। सिर्फ रस्व दीर्घ का भी आपने अंतर किया ना, आपके उच्चारण में बहुत फर्क पड़ेगा। तो बाकी तो आगे का हम देख लेंगे फिर भी। अब उसी में सेकंड लाइन देखिए, सिर्फ नॉर्मल पढ़ते हैं संधि पाठ उसका। माम काफ पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। अब इसमें रस्व दीर्घ पहले समझिए क्या है। माँ दीर्घ है, बड़ा है। म छोटा है, वापस का दीर्घ हो गया, बड़ा हो गया। पा बड़ा हो गया। न आधा है ड, वो भी छोटा है, पांड। र जो है वो छोटा है। वा फिर से बड़ा हुआ, चई बड़ा हो गया, वह छोटा है। कि म कुर्वत संजय, ये सब छोटे के छोटे। तो इसका उच्चारण कैसा होगा? माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। शुरू का कितना लंबा खींचा और एंड का कितना जल्दी गया। माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अंतर आपको इजीली समझ में आएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ में आपको सुनने में भी आएगा, बोलने में भी आ जाएगा। तो इससे एक और बात क्या पता चलती है, ये राग तो बहुत अच्छी है, मतलब जो उच्चारण में आती है भगवत गीता के, जनरली ये सुनने में मिलता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। रस्व दीर्घ समझ में आया, कहाँ बड़ा किया कहाँ छोटा किया। यही अगर कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको म्यूजिक में डालते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा म्यूजिक में डालते हैं तो क्या होता है, आप कुछ कुछ अक्षरों को लंबा नहीं खींच पाएंगे, फिर आपको सुर के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए जनरली भगवत गीता को आपको 50 अलग अलग संगीतबद्ध उसके वर्जन्स नहीं मिलते, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो श्लोक है उसमें 2 लाइन्स है, यहाँ पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों लाइंस के उच्चारण का समय अलग अलग रहेगा। अगर पहली 2 सेकंड के लिए चल रही है तो शायद अगली 3 सेकंड के लिए भी चल सकती है। किस पे डिपेंड करता है? उसमें कितने दीर्घ है और कितने रस्व है। जो छोटे वो 1 मात्रा में खत्म होंगे, जो बड़े वो 2 मात्रा तक चलेंगे। अब ये शुरू में आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, 1 मात्रा यानी 1 चुटकी, 2 मात्रा के लिए 2। माम काफ पांड वा चई व। वो अंतर अगर आप समझ पाए ना तो उतना काफी है। तो ये हुआ अपना पहला हिस्सा। उच्चारण यदि हमें देखना है तो सबसे पहला हिस्सा है कि रस्व और दीर्घ का अंतर आपके उच्चारण में आना चाहिए। दूसरा श्लोक एक बार नॉर्मली पढ़ के देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड, मैं नेटवर्क बदल लेता हूं, अभी बेटर रहेगा आई गेस। चलिए, दूसरा श्लोक मैं नॉर्मली पढ़ता हूं, एक बार सुनिएगा। सादा उच्चारण। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़न दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अब यहाँ पे एक मजे की बात बताता हूँ। रस्व दीर्घ सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर गलती कहाँ होती है इसमें? आखिरी शब्द देखिए, वचनम अब्रवीत, ठीक है।
उसमें वो जो ब्रवीत है उसमें वी दीर्घ है तो वो होता है अब्रवीत। अगर उसका उच्चारण आपने गलती से कर दिया ब्रवित तो उसका अर्थ बदल जाता है। ब्रवित और ब्रवीत, अब्रवीत, ये दोनों अलग अलग शब्द है। तो इसलिए रस्व दीर्घ का ध्यान रखना वापस से जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति बोलता है वचनम अब्रवित, उसका अलग अर्थ है, उसका कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा क्योंकि आपने शब्द ही गलत बोला। और एक उच्चारण होता है वचनम अब्रवीत, वी दीर्घ है। तो इसको एक बार सुनते हैं, पहले एक बार, दो बार करेंगे, तो आप आंखें बंद करके पहले सुनिए और देखिएगा कहाँ ह्रस्व है कहाँ दीर्घ है, फिर एक बार आप ट्राई कीजिएगा। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अब एक बार फिर से देख के पढ़िएगा और नोटिस कीजिएगा कहाँ कहाँ बढ़ा है। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। क्लियर समझ में आया? राजा वचनम, राजा वचनम। टाइम उतना ही लग रहा है लेकिन राजा में 2 ही अक्षर है, वचनम में हमने 4 कर लिए क्योंकि वो छोटे अक्षर है। तो ये हुआ आपका रस्व दीर्घ का उच्चारण। अब आगे बढ़ते हैं अगला। जो आपने 5 लाइंस लिखी है ना, क ख ग घ अंग च छ ज छ न ट ठ ड ढ न त थ द थ न प फ ब भ म। पहला तो ये शो के लिए नहीं बनाई है, इनका बहुत कारण है कि इनको 5 वर्गों में क्यों डाला गया। तो पाणिनि जी जब बैठे थे तो उनको टाइम पास के लिए उन्होंने ऐसे ही 5 लाइंस में नहीं लिख दिया क्योंकि उनकी बुक छोटी थी। उन्होंने जानबूझ के उसके 5 वर्ग बनाए क्योंकि इन सब का उच्चारण एक जैसा होता है। बताने का अर्थ है कि जो एक लाइन है क ख ग घ अंग, इनका उच्चारण बिल्कुल एक जैसा होता है। किस मामले में? आपके मुंह की, आपकी जिह्वा की, आपके दांतों की पोजीशन के हिसाब से। तो जब आप क कहते हैं, क कहकर देखिए, क, आपके होठ तो नहीं टच हुए, दांत या होठ भी टच नहीं हुए, टंग इधर उधर गई नहीं। तो अगर क में आपका पूरा मुंह एकदम खुला है और कंठ से आवाज आ रही है तो आगे जितने भी 4 है, ख ख ख ग घ अंग, उनका भी उच्चारण सेम होगा। अब मेरे को ध्यान से देखिएगा, मुझे, मैं क और च बोलता हूं, देखिएगा। क च ट, मूवमेंट समझ रहा है मुंह का? क च ट, मुंह बदल रहा है मेरा। फिर से बोलता हूं, क च ट त प, सब में अलग अलग, कभी होठ नीचे जा रहे हैं, कभी साइड में जा रहे हैं। अब ये देखिएगा, ये ध्यान से देखिए भी और सुनिए भी। क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, सेम मूवमेंट है। ऐसा नहीं कि पहले में मेरे होठ दूर है, दूसरे में बीच में आ गए, तीसरे में बाजू में जा रहे हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा वर्ग, च छ ज झ न, च छ ज छ न, च छ ज झ न, मूवमेंट सेम है मेरे फेस का। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि एक वर्ग जो है, इनको वर्ग कहा जाता है। ये आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ये आपके बाद में उच्चारण में काम आएगा। पहला अक्षर का वो वर्ग होता है। तो क ख ग घ अंग यानी कि क वर्ग, च छ ज झ न यानी कि च वर्ग, ट ठ ड ढ न यानी कि ट वर्ग, त थ द ध न यानी कि त वर्ग, और आखिरी का प फ ब भ म वो क्या हो जाएगा? पहला अक्षर प वर्ग, बराबर। तो अगर मैं कहूं कि प वर्ग बोलिए तो प फ ब भ म, ट वर्ग बोलिए ट ठ ड ढ न, क वर्ग बोलिए क ख ग घ अंग। ठीक है। अब यहाँ पे जहां तकलीफ आती है मैं सीधा वहीं पे जाऊंगा, बाकी सबका उच्चारण आप लोग सही करते हैं, कोई कोई गलती नहीं होती है वहां पे। क ख ग घ सबको बराबर आता है, तकलीफ किधर होती है? 5वां अंग। तो इसको समझने के लिए अभी के लिए एट दिस लेवल आप ये समझेगा, शरीर के एक हिस्से को बोलते हैं ना अंग, अंग प्रति अंग, ऐसा हम कहते हैं कि हमारा अंग दुख रहा है। आपको अंग ही बोलना है, लेकिन वो आखिरी का जो ग है ना, अंग, एक बार बोलिए अंग, अंग। अब वो ग हटा दीजिए, अंग, अंग, ये उसका उच्चारण है। और अब ये सही है क्या चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसको पहले के चारों के साथ बोल सकते हैं। अगर हमारे फेस में कुछ अजीब मूवमेंट होता है मतलब हम गलत कर रहे हैं, अगर मूवमेंट सेम है तो हम बराबर करें, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, सेम है ना? ऐसा नहीं कि जबान कहीं और चले गई, दांत कहीं और भाग रहे।
मूवमेंट सेम था, क ख ग घ अंग। अब एक और तरीका अगर नहीं समझ में आया तो सबसे आसान तरीका, बोलिए शंकर। शंकर। आप शंकर तो नहीं बोलते, शंकर भी नहीं बोलते, शंकर भी नहीं बोलते, शंकर। अब उसमें से र हटा दीजिए, शंक। और फाइनली क हटा दीजिए, शंग। अंग। शंग अंग। शंकर। शंकर अंग। ये जो अंग आ रहा है ना, यही उसका उच्चारण है, ये समझ जाइए। अब दूसरी गलती किधर होती है, बहुत ज्यादा उसमें दिमाग मत खराब कीजिएगा, जितना समझते हैं उतना समझिए, आगे बढ़ते जाइए। ह्रस्व दीर्घ समझ गया ना, बस अपनी लाइफ सेट है उससे। तो अगले वर्ग पे आते हैं। अगला वर्ग है च वर्ग। च, छ, ज, झ, न। अब लोग क्या करते हैं, एक नजदीकी अक्षर है त थ द ध न। लोगों को च वर्ग के न और त वर्ग के न में कोई अंतर नहीं समझ में आता, क्योंकि उनका उच्चारण लगभग सेम रहता है, लेकिन फिर भी वो दो अलग अलग वर्ग में है। तो इसका मतलब उनकी जो पोजीशन है, जहां से उनका उच्चारण किया जाता है, वो अलग है। तो अब ये एक बार बोलिएगा, च छ ज झ। ये चारों को रिपीट कीजिए मेरे साथ 2 बार। च छ ज झ च छ ज झ। टंग कहाँ टच हो रही है, दांतों के पीछे, मसूड़ों के पास, तालू के नजदीक कहीं पे। च छ ज झ। और अब बोलेगा त थ द ध, त थ द ध, त थ द ध। दांतों को टच हो रही है। तो जो त थ द ध का न है वो दांतों को टच होगा, और जो च छ ज झ का न है वो ऊपर मसूड़ों के यहाँ पे टच होगा। च छ ज झ न। अब बोलिए पूरा एक साथ बोलिए, च छ ज झ न, लेकिन टंग उधर ही रहनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए दांतों के पास। च छ ज झ न, च छ ज झ न। और त थ द ध न। ये न बहुत ज्यादा थोड़ा ऐसे भरा हुआ न बोल सकते हैं। त थ द ध न, च छ ज झ न, न न न न न न। अंतर बहुत प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आता है। अगर आपने बहुत इसका अभ्यास किया है ना, तो कोई चछ वाला न बोल रहा है या तथ का न बोल रहा है, ये समझ में आता है। लेकिन आपको खुद जब उच्चारण करेंगे तो कैसे समझना है, टंग के पोजीशन से। अगर वो त वर्ग का न है, यानी कि किसका न, नलिनी, नल, पानी का नल होता है ना, नल का न है, तो तथ दध न, उसको दांत को टच करना है। लेकिन अगर वो समझिए चंचू, चंचू एक शब्द है संस्कृत में जिसका अर्थ होता है चोंच। चोंच भी ले लीजिए। जब आप चोंच कहेंगे, आप चोमच नहीं कहते हैं ना, चोमच कौन कहता है, चोंच कहते हैं। उसमें वो जो चोंच में वो जो न आ रहा है ना, वो दांत वाला न नहीं है, वो पीछे मसूड़ों वाला न है। चोंच, चंचू। इस पे वापस आएंगे, लेकिन एक ये कॉमन मिस्टेक है, लोगों को फर्क नहीं समझ में आता। तो अब आपको फर्क पता है कि त वर्ग का न जो है वो दांत को टच होता है, त थ द ध न। और ये जो है ये पीछे होगा, च छ ज झ न। इसमें दांत और टंग में कोई कांटेक्ट नहीं है। अब अगली गलती किधर, अगला वर्ग सबको बहुत अच्छा आता है, ये मेरा फेवरेट वर्ग है। ट ठ ड ढ ण, कोई गलती नहीं करता इसमें, ये सबको आता है। अगले पे आता है त थ द ध न। ये भी काफी इजी है, और इसके न का आपको पता चल गया कि इसका और ऊपर वाले न में क्या डिफरेंस है, बराबर। पांचवा, प फ ब भ म। समझ में आई गलती किधर हुई मेरी, प फ ब भ म, फ, बराबर, फ में गलती हुई। हम क्या करते हैं, आंग्लीकरण के चलते, वेस्टर्नाइजेशन के चलते हम फ जो बोलते हैं ना, हम फ्रूट वाला बोलते हैं। फ्रूट, फुलिश, फूल, फूल होता है ना सूंघने का फूल, हम वो वाला फ वापरते हैं। लेकिन अब ये क्यों गलत है, ये आप ही समझेंगे। अपने हाथ को आपको क्या करना है, अपने हाथ को मुंह के पास रखना है, 2 उंगली के डिस्टेंस पे, ठीक है। 2 उंगली रखिए अपने मुंह के सामने और अपना हथेली रख लीजिए। और मैं जो जो अक्षर बोलूं वो आप कहेंगे, ठीक है। क, ख, क, ख। जोर से बोलिए तो ही समझ में आएगा। ग, घ, ट, ठ, ड, ढ। पैटर्न नोटिस कर रहे हैं, हर दूसरे अक्षर पे हवा लगती है, हाथ पे जोर की हवा लगती है। अब हम प फ कहेंगे, लेकिन आप कौन सा फ वापरेंगे, फ्रूट। फल होता है ना इंग्लिश में, उसको क्या कहते हैं, फ्रूट, तो वो फ बोलेगा। प फ, फ, प फ। हवा नहीं लगेगी, इसका मतलब हमारा उच्चारण गलत है।
तो उसका उच्चारण क्या है? फ। अब इसका दूसरा कारण मैं बताता हूँ। जब आप इंग्लिश का फ्रूट कहते हैं ना, तो क्या हो रहा है? फ्रूट, होठ दांत को टच हो रहा है। लेकिन अगर होठ दांत को टच हो रहा है फ में, तो वो प ब भ में भी टच होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है वर्ग में सेम होते हैं सब। लेकिन प, दोनों होठ एक दूसरे को टच हुए। ब, म, भ, दोनों होठ टच हो रहे हैं, तो फ दांत को कैसे टच होगा? और हम में से 80% लोग उसको फ ही कहते हैं। वो गलत उच्चारण है उसका। आपको क्या कहना है? फ। फ। अब हाथ रखिएगा, जबरदस्त हवा का झोंका आएगा। फ, होठों को टच करना है। फ। फेंकना, फ, फेंकिए। ये शब्द बोल के देखिए, फेंकिए, फेंकना, फेंक। फेल, फेल नहीं, फेल, फेल, फेल। हवा समझ में आ रही है? तो इसका सही उच्चारण होता है फ। प, फ, ब, भ, म। मेरे दोनों होठ पूरे वर्ग के लिए एक ही तरह आ रहे हैं। प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। यहां तक हुई बात, ये वर्गीय है। ठीक है, इनमें पांचों वर्ग बनाए हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? पाणिनि को नींद लग गई क्या? यर लव श श स एक लाइन में लिख दिया, कंटाला आ रहा था वापस वर्ग बनाने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने नीचे जानबूझ के रखा कि ये अवर्गीय है। ठीक है, अवर्गीय की लाइन आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। देखिए, आपको क्या करना है, आपने 5 लाइन लिखी है ना, क च ट त प वाली, ये य र ल व श श स ह इनको भी ऐसे ही लिखना है। तो जो क ख ग घ अंग है उसके आगे ह लिख लीजिए, वो अह को छोड़ दीजिए, विसर्ग को छोड़ दीजिए, आपको ये ह लिख लेना है। फिर च छ ज झ न के सामने लिखिए य और श। ट ठ ड ढ ण के सामने लिखिए र और श। उसके बाद त थ द ध न के सामने लिखेंगे ल और स। और जो प फ ब भ म है ना आपका, उसके आगे लिखिएगा व। व यानी कि वॉयलेट। व, हिंदी शब्द कौन सा होता है व से? वमन, वामन, व। सो यू हैव 5 लाइन्स ओवर हियर। एक क्षण रुकिएगा। अच्छा अच्छा, आवाज मत कीजिए। हाँ जी, तो अब आप अपनी पांचों लाइंस में एक बार दोहराता हूँ, चेक कर लीजिए। ये फाइनल अपना टेबल है, ये आपको काफी काम आएगा जब आप कोई भी श्लोक वोलोक लेके उच्चारण के लिए शुरुआत करेंगे। पहली लाइन है क ख ग घ अंग ह, हाथी का ह, साथ में ही लिखना है ना। अगली लाइन है च छ ज झ न य श। श कौन सा? हाँ, वो दोनों सेपरेट है, मतलब एक पहले र जैसा लाइन और फिर एक लाइन मारिए श। उसके बाद ट ठ ड ढ न र श। ये श किसका है? षटकोण। षटकोण का लिखते हैं ना, प लिख के उसमें लाइन मारते, ये वो श। और आखिरी रहेगा तथ दध न, तथ दध न ल और स। तथ दध न ल और स, ये आपकी चौथी लाइन हुई बराबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। चौथी लाइन हुई ना, तथ दध न ल स। पांचवी लाइन होगी प फ ब भ म व। एक बार फिर से दोहराता हूं, कुछ कंफ्यूजन था यहाँ पे। क ख ग घ अंग ह, च छ ज झ न य श, ट ठ ड ढ न र षटकोण का श, त थ द ध न ल स, प फ ब भ म व। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, जो आपकी आधी आधी भी नहीं, मैं कहता हूं 70% आपका उच्चारण इससे सही हो जाए। उच्चारण में दिक्कत कौन देता है? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है? एक ऊपर छोटा सा डॉट होता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, लोग भूल जाते हैं आधे टाइम, लेकिन उसका बहुत फर्क पड़ता है। और विसर्ग क्या होता है? बाजू में 2 डॉट्स होता है। आगे देखते हैं उसको। अच्छा, 2 अक्षर यहाँ पे मिसिंग है, किसी ने नोटिस किया होगा। ज्ञान का ज्ञ और क्षत्रिय का क्ष, वो 2 संयुक्त अक्षर होते हैं, उन पे हमको ज्यादा चर्चा करने की अभी आवश्यकता नहीं है। आप याद रखिए, आपको आता है ना ज्ञान का ज्ञ, उसको वैसे ही पढ़िए आज के लिए। और क्षत्रिय का क्ष, ये दोनों का आपको उच्चारण पता है। तो अब जो है आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा कॉलम बनाना है।
जो हर वर्ग का पांचवा अक्षर है, यानी पहले वर्ग में अंग, दूसरे वर्ग में न, तीसरे वर्ग में न, बाण का न, चौथे वर्ग में न और पांचवें वर्ग में म। ये एक लाइन बन जाएगी आपकी। एवरी फिफ्थ लेटर, हर पांचवा अक्षर, यानी क ख ग घ अंग को सर्कल कर दीजिए, च छ ज झ न को सर्कल कर दीजिए, ट ठ ड ढ को छोड़िए न को सर्कल कीजिए, त थ द ध को छोड़िए न को सर्कल कीजिए, प फ ब भ को छोड़ दीजिए, म को सर्कल कर दीजिए, है ना। तो ये तकरीबन ये देखिए, ये आपकी ऐसी एक लाइन बन जाएगी। अंग न म न, अंग न न न म। तो ये जो लाइन आपकी बनी है ना, ये ध्यान से समझ लीजिए एक बार में। इसको कहते हैं अनुनासिक। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुनासिक। याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए बस। 5 अनुनासिक होते हैं। कौन से? क वर्ग का अनुनासिक कौन है? अंग। च वर्ग का अनुनासिक कौन है? न, पीछे वाला न। उसके बाद ट वर्ग का अनुनासिक कौन हुआ? उसका पांचवा अक्षर न, बराबर। त वर्ग का कौन? न, सादा नल का न। और प वर्ग का कौन? म। यहां तक समझ में आया सबको? एक सेकंड के लिए मैं आपके माइक से एक्टिवेट करता हूं। अनुनासिक नहीं समझा है तो ही आप पूछेंगे, बाकी डाउट्स बाद में, क्योंकि अनुनासिक समझे बिना हम आगे नहीं जा सकते। 5 अनुनासिक समझे ना कौन से हैं? अंग, न, 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 म। और ये लाइन में आएंगे, एक के नीचे एक होंगे ये 5। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट नहीं है? बढ़िया। अब हम जाते हैं हमारा फाइनल जो एकदम मेन है। 2 मेन चीजें आज आपको समझ लेनी है, वो आप समझ गए तो आप काफी एक्सपर्ट तरीके से उच्चारण कर पाएंगे। तो जिनको सिर्फ भाई काम चलाना है उनके लिए रस्व दीर्घता, जिनको एकदम परफेक्शन चाहिए, वो पंडित टाइप वाला जो मैंने मैसेज में लिखा था, उनको ये अनुस्वार और विसर्ग समझना जरूरी है। इसके बिना आप कुछ नहीं करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है? अनुस्वार समझ लीजिए क्या होता है। एक बिंदु होता है। भगवत गीता वापस से खोलिए, अब ये काम आएगी अपने को। फॉर एग्जाम्पल दूसरा श्लोक देखिएगा, दृष्टवा तु पांडवानीकम। ठीक है, पांडवानीकम में क के ऊपर डॉट दिख रहा है। उसके बाद व्यूढ़म, व्यूढ़म में ढ पे भी डॉट है, व्यूढ़म ऊपर अनुस्वार रहता है, बिंदी, बिंदु। उसके बाद हाँ, 2 ही बिंदु है यहाँ पे। ये बिंदु क्या होता है? ये जो हम ये डॉट ऊपर डालते हैं ना, इसी को अनुनासिक कहते हैं। पर अब हमने अभी अभी देखा कि 5 अनुनासिक होते हैं, यहाँ पे तो एक बिंदु डाला है। तो जो बिंदु उधर लिखा है वो कौन सा अनुनासिक है 5 में से? वो समझना जरूरी है, क्योंकि पांचों अनुनासिक का उच्चारण तो अलग अलग होता है। हम क्या करते हैं, अब मैं आपको एक उच्चारण सुनाता हूं जो आप में से 90% लोग करते हैं। दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। ये उच्चारण हर कोई करता है। हम क्या करते हैं, हर जगह म लगा देते हैं, व्यूढ़म, पांडवानीकम। तो अगर हर बिंदु म ही है और बिंदु अनुनासिक है, लेकिन 5 अनुनासिक है, तो पांचों अनुनासिक का उच्चारण सेम कैसे होगा? और ये पांचों अनुनासिक एक वर्ग में नहीं है, ये सब अलग अलग वर्ग में है, तो इनका उच्चारण भी अलग रहेगा। अंग, न पीछे गई, न, टंग और जबान टच हुई, म, होठ टच हुए, तो हम हर जगह म कैसे लगा सकते हैं? तो अब ये मेन मुद्दा आया कि क्या करने का है फिर। तो ये अब आपको प्रैक्टिस ये करनी है। दूसरा श्लोक लेके पहले समझते हैं। दृष्टवा तु पांड, आप पढ़ेंगे, ठीक है, आप श्लोक पढ़ते हैं, दृष्टवा तु पांडवानीकम। आपको ऊपर बिंदु दिख गया, यहीं पे रुक जाना। अब हमको बिंदु दिखा, सिस्टमैटिक तरीका बताता हूं, समय लगेगा लेकिन आपको हैबिट लग जाएगी इसकी। तो पांडवानीकम पे बिंदु दिखा, रुक जाइए। अब ये बिंदु कहाँ कहाँ हो सकता है? ये बिंदु शब्द के एंड में आ सकता है, शब्द के बीच में भी आ सकता है ना। जैसे मैं कहूँ चंद्र, चंद्रमा, च पे बिंदु है, शब्द के एंड में तो नहीं है, बीच में आ गया, शुरू के अक्षर में आ गया। तो बिंदु कहीं पे भी हो, आपको रुक जाना है। आपको ये देखना है कि बिंदु का अगला अक्षर कौन सा। अब ये लिख लीजिए, नंबर 1, स्टेप नंबर 1, बिंदु का अगला अक्षर कौन सा? Which is the letter that comes after the anuswar or after the bindu? अब आपको पहले समझ में, उसके लिए एक जनरल वर्ड में कहता हूं। फॉर एग्जाम्पल अंगार,
अंगार सुना है ना सबने, अंगार। अंगार में बिंदु किधर है? अ पे है, अंगार, अ पे बिंदु है। आप पढ़ रहे हैं, अंगार शब्द आए, अ पे रुक जाना है, बिंदु दिख गया आपको। बिंदु के बाद अगला शब्द को, अगला अक्षर कौन सा है? अंगार, गा। गा में, ग में आ की मात्रा लगी, पर अक्षर कौन सा है? ग। ग है ना, समझे? अब यहाँ पे श्लोक में भी पहले ये समझते हैं कि बिंदु का अगला अक्षर कौन सा, ये तो शब्द के बीच में आ गया। अब ये देखिए, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म। अब पांडवानीकम, क पे बिंदु आ गया तो मैं रुक गया यहाँ पे, एकदम रुक जाना है, आगे जाना ही नहीं है। क पे बिंदु है, बिंदु का अगला अक्षर कौन सा है? दूसरा शब्द ही चालू हो रहा है, लेकिन अगला अक्षर कौन सा है? पहला, व्यू। अब व्यू में व्य है, लेकिन व पहले है उसमें, है ना, तो हम व पकड़ेंगे। अगला शब्द ले लीजिए, व्यूढ़म। ढ पे फिर से बिंदु आया, मैं रुक जाऊंगा। अगला अक्षर कौन है? दुर्योधनस्तदा, दू, यानी कि द। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए, ये आपका सेकंड और फाइनल स्टेप है, हो गया, इतना ही काम करना है आपको। जो अगला अक्षर है उसको आप इस टेबल में ढूंढेंगे, उसका वर्ग ढूंढना है। जो अनुनासिक बिंदु के बाद का अक्षर है उसका वर्ग कौन सा है वो पता कीजिए, आपका सेकंड स्टेप। तो अगर मैं कहता हूं, हम ये शब्द लेंगे, व्यूढ़म, ये शब्द लेते हैं और इसके आगे है दुर्योधन। ठीक है, तो व्यूढ़म में ढ पे अनुस्वार है, अगला अक्षर कौन सा है? द। टेबल में देखिए द कौन से वर्ग का है? कौन सी लाइन में आता है? चौथी लाइन में आता है, बराबर, सबको मिला। त थ द ध न, द मिल गया आपको, द। ठीक है, दुर्योधन का ये द, द क्या है? हमारे बिंदु के बाद वाला अक्षर है। ये कौन से वर्ग में है? त वर्ग में, फोर्थ वर्ग में। अब आपको क्या करना है? थर्ड स्टेप लिखिए, ये लिख लीजिए थर्ड स्टेप, उसका अनुनासिक वापर लीजिए, यूज इट्स अनुनासिक। तीन ही स्टेप है, हो गया, खत्म। यूज इट्स अनुनासिक। तो त वर्ग का अनुनासिक कौन? त, थ, द, ध, न। मिला सबको? कोई ऐसे कोई स्वप्न लोक में नहीं पहुंच गया है कि यहाँ क्या चल रहा है, बाउंसर जा रहा है सब सर के ऊपर से? न मिला ना? एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, अब लिखिएगा मत, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको लिखा दिया है मैंने क्या लिखना था। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक शब्द आता है व्यूढ़म, उसमें आपको बिंदु दिख गया, आपको रुक जाना। ठीक है, बिंदु का अगला पहला स्टेप, बिंदु के सामने वाला अक्षर देखना है, चाहे वो उसी शब्द में हो या अगले शब्द में। अगर फुल स्टॉप है तो छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, म बोल दीजिए। तो अगर हम क्या करते हैं, हम हर जगह म बोलते हैं, बराबर। आप म कब बोलेंगे? जब सामने फुल स्टॉप है या फिर कोई स्वर है। अगर समझो अगला अक्षर, अगर मैं कहूँ व्यूढ़म अंगार, तो ढ के आगे क्या आया? अ आया, तो आप वहां पे म वापर लीजिएगा, पर वो छोड़ दीजिए अभी। ढ के आगे क्या है? यहाँ पे दुर्योधन, ये शब्द मुझे मिला, दुर्योधनस्तदा, ये मेरा शब्द है श्लोक में। तो आप क्या करेंगे? उसका पहला अक्षर पकड़ेंगे, वो क्या आया? द आया। दूसरी स्टेप, उसको टेबल में ढूंढिए, वो कौन से वर्ग का है? त थ द ध न, यानी कि त वर्ग का है। थर्ड स्टेप, त वर्ग का अनुनासिक कौन सा? न। तो ये व्यूढ़ के ऊपर जो बिंदु है उसका उच्चारण होगा न। वो बिंदु, दैट बिंदु इज रिप्रेजेंटिंग द अनुनासिक न, यानी कि व्यूढ़न। धन, DHAN, धन बोलते हैं ना, धन, वैसा ही ढन, व्यूढ़न दुर्योधनस्तदा। आया, पल्ले पड़ा, आधे लोगों के नहीं पड़ा जो निकल गए। थोड़ा कठिन है, लेकिन एक बार समझ जाए आपको तो बहुत इजी है। कुछ डाउट है क्या जानकी जी? हाँ, अनम्यूट कीजिएगा आपका, मैंने माइक एक्टिवेट किया है। So that means nikam vyudam will become nikam sound, right? नहीं, निकम को अभी हमने हाथ नहीं लगाया, उस पर रुक जाते हैं, एक क्षण के लिए रुकेंगे, क्योंकि देखिए, वाई आई टेल यू दैट ऑल्सो, निकम के आगे क्या है? व है। व हमारे किसी वर्ग में है क्या? 5 वर्ग में? नहीं, वो तो पाणिनि ने नींद में लिखा था, पाणिनि ने यर लव शश सह व, नीचे छोड़ दिया उसको बेचारे को। लिखा है ना?
दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, अवर्गीय है ना, तो उस पे बाद में आते हैं. ठीक राइट नाउ लेट्स फोकस ठीक ऑन व्यूढ़न दुर्योधन. ठीक है, ओके क्लियर? ओके तो इसका उच्चारण कैसे होगा? व्यूढ़न दुर्योधनस्तदा. तो आपका पूरा उच्चारण श्लोक का क्या होगा? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़न दुर्योधनस्तदा. व्यूढ़न. हाँ हाँ, मेरे ये ध्यान में नहीं था कि मैंने आपको अवर्गीय की टेबल दे दी है. जानकी जी ने बराबर बताया कि वह जो है वो प वर्ग में ही है. उसको भी एक साथ देख लेते हैं. सॉरी सॉरी, मेरी गलती. मैं क्योंकि क्या जनरली बताता हूँ तो मैं अवर्गीय बाद में लेता हूँ, तो मैंने एक साथ बता दिया, मेरे ध्यान में नहीं था. तो हमने पहले क्या देखा? दृष्टवा तु पांडवा नीकम. क पे बिंदु आ गया, रुक जाता है यहाँ पे. ठीक है, पांडवा नीकम में क पे बिंदु है, उसके आगे का अक्षर क्या है? व्यू. मूल अक्षर क्या हुआ? व प्लस य. व आधा है उसमें, लेकिन व को पकड़ेंगे. व किधर है? व को ढूंढिए. आपने उसी टेबल में लिखा है, अनुनासिक के दूसरी तरफ लिखा होगा, हो सकता है. तो आपकी टेबल है प फ ब भ म व. तो यहाँ पे आप व कहाँ मिला आपको? प वर्ग में मिला. बाहर जाके किसी को ये मत बोलिएगा कि ऋषभ ने मुझे बोला व बिलोंग्स टू प वर्ग. व प वर्ग का नहीं है, हमने लिखा है हमारी समझ के लिए. कल को जाके लोग मुझे मारेंगे कि तुम लोगों को बता रहे हो व प वर्ग में आता है. व प वर्ग में नहीं आता, व नीचे आता है. लेकिन उसके उच्चारण के लिए हम उसको प वर्ग में पकड़ रहे हैं. प वर्ग क्या होता है? प फ ब भ म. इतना ही होता है. हाँ, मैंने वो लिखवाया है ताकि आप समझ सके. बोलिएगा मत किसी को प वर्ग यानी प फ ब भ म व अलग से ही बोला जाता है. तो व कहाँ पे आया उच्चारण के लिए? उच्चारण के लिए प वर्ग में आया. उसका अनुनासिक ढूंढिए. पांचवा अक्षर क्या है? म. बराबर, प फ ब भ म. तो आप क्या करेंगे? इसका उच्चारण म के अनुसार होगा. यानी दृष्टवा तु पांडवा नी कम. कम बोलते हैं ना हम, कम है, ज्यादा है, कम. पांडवा नी कम व्यू धन दुर्योधनस्तदा. अब नोटिस कीजिए, आप एक दिन पहले तक कर रहे थे पांडवा नीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, हर जगह म जिंदाबाद. अब क्या हुआ? अब एक जगह म, एक जगह न है. व्यूढ़न दुर्योधनस्तदा. समझ में आया? थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा होगा. तो ये ऐसा ही हर उसके लिए होता है. तो अब हम क्या करेंगे? हर वर्ग के लिए इसको एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है, एक एक श्लोक के हिसाब से. अनुस्वार का इतना ही काम है. लेकिन एक चीज है जो आप अभी तक नहीं समझे. अब तक आप जीवन में हर जगह म चेप रहे थे, कॉपी पेस्ट कर रहे थे. तो उस बेचारे म का क्या करना है? वो कहीं तो आएगा. पहली चीज, म किधर आएगा? प वर्ग अगर आगे आता है उसके, यानी अनुस्वार के आगे अगर जो भी अक्षर है वो प वर्ग का है, तो आप प फ ब भ म वापरेंगे. ये समझ में आ गया सबको? और कहाँ वापरेंगे? हमारा म इतना ज्यादा हम क्यों बोलते हैं? कहीं तो कुछ हुआ होगा ना कि हम सभी मिलकर म बोलते हैं. तो वो इसलिए क्योंकि अगर अनुस्वार सेंटेंस के एंड में आता है, यानी उसके आगे फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है, तो उसका उच्चारण म होता है. तो हर जगह अनुनासिक तभी आते हैं जब अनुस्वार के आगे कोई अक्षर रहे, लेकिन अगर कुछ है ही नहीं तो म आ जाता है. तो म दो बार आ सकता है. म को एक और पदवी मिल गई. वो कब कब आ सकता है? प वर्ग आ गया तो भी आएगा, अगर फुल स्टॉप है तो भी आएगा. तीसरा, अब कई बार क्या होता है, अब यहाँ पे तो व था आगे, एक जगह पे द आ गया, लेकिन अगर अ आया तो, ई आया तो, उ आया तो हम क्या करेंगे? ये अ आ ई ई तो आपकी टेबल में नहीं लिखा है आपने, ये 5 वर्ग में. तो वहां पे आप म वापर लेंगे. तो अगर मैं कहूं कि व्यूढ़म और आगे मैं लिखता हूं आनीतम, रैंडम वर्ड है, उस वर्ड पे मत जाइए. आनीतम, व्यूढ़म आनीतम. आ है आगे, आ तो किसी वर्ग में नहीं आता है. तो आप क्या कहेंगे? व्यूढ़म. सीधा म वापर लीजिए. तो म 3 जगहों पे आएगा. अगर आगे प वर्ग है तो आएगा, अगर सेंटेंस खत्म हो रहा है तो आएगा, और अगर आगे स्वर आता है तो आएगा. मैं फिर से रिपीट करता हूं, म 3 जगहों पे आता है. अगर आगे फुल स्टॉप है तो भी म आएगा, अगर स्वर है अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए आई ओ औ तो भी म आ जाएगा, और अगर सेंटेंस खत्म हो रहा है तो, या प वर्ग है आगे तो आएगा. 3 जगहों पे आता है. ठीक है.
यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा, भले ही थोड़ा है, हम थोड़े में खुश रहेंगे। अब एक एक एग्जाम्पल देते हैं। भगवत गीता में श्लोक नंबर 12 खोलिए, 12, 1 to 12, 10 सेकंड है आपके पास। श्लोक नंबर 12 में एक बार पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए, सिर्फ नॉर्मली पढ़ रहा हूं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखन दद्मौ प्रतापवान। इतना कॉम्प्लेक्स श्लोक है ना, इसमें 3-4 चीजें आ जाती है एक साथ। हम पहले बात करेंगे क वर्ग की। पहला वर्ग कौन सा है? क वर्ग। तो अब आप यहां पे देखिए, तस्य संजनयन हर्षम, बिंदु आ गया, हर्ष, श पे बिंदु है, हर्षम। रुक जाइए, आगे का शब्द पढ़िए पहले, कुरु वृद्ध। पहला अक्षर क्या है? कु, यानी अक्षर क्या हुआ? क। क कौन से वर्ग का है? क वर्ग का ही है, वही पहला अक्षर है बेचारा, उसी का वर्ग है। क का अनुनासिक कौन है? अंग। तो हर्ष के आगे क्या लगेगा? अंग। हर्षं, हर्षं कुरु, हर्षं कुरु वृद्ध। अब चलो, ये बहुत अगर दिमाग में गर्म हो रहा है तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं जो आपको पता है पहले से, पर आपको ये नहीं पता है कि वो इसका एग्जांपल है। शंकर, शंकर में बिंदु किस पे? श पे है ना। अगला अक्षर कौन सा है? क। शंकर, क। आप लोग क्षणकर तो नहीं बोलते? क्षणकर बोलता है कोई यहाँ पे? शंकर बोलता है? शंकर कोई बोलता है? नहीं ना, शंकर बोलते हैं सब, शिव शंकर। तो वो शंकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि श पे बिंदु है, बिंदु के आगे क आया, और क वर्ग का अनुनासिक है अंग। शंकर, शंकर। अब थोड़ा 1-2 दिन लगेगा, हाँ चिंता मत कीजिए अगर ऊपर से जा रहा है तो है ना। मोटा मोटी ये समझना है कि अनुस्वार के आगे के अक्षर के हिसाब से उसका उच्चारण बदलता है। आपने इतना समझ लिया है ना, तो आप बहुत आगे तक जा पाएंगे। फॉलो अप करेंगे, हाँ, एक आध हफ्ता छोड़ के एक फॉलो अप लेंगे, तो दुखी मत होइए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो शंकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि श पे बिंदु है, यहां तक सबको पता है। बिंदु के बाद का अक्षर कौन सा? क। शंकर, क। तो क कौन से वर्ग का है? क वर्ग का है, बराबर। उसका अनुनासिक कौन? 5वां अक्षर क्या है? क ख ग घ अंग, तो शंकर। तो इस श्लोक में भी हम यदि देखें, 12वां श्लोक प्रथम अध्याय का, तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह। तो हर्षम क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि आगे का अक्षर क वर्ग का है, वो प वर्ग का नहीं है। वो प वर्ग का होता तो मैं म बोलता था, लेकिन वो क वर्ग का है, इसलिए मैं कहूंगा अंग, हर्षं। तो मेरे पीछे रिपीट कीजिए, हर्षं, हर्षं। और अगला शब्द है कुरु वृद्ध। तो ये श्लोक हो जाएगा, तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्ध, हर्षं कुरु वृद्ध, हर्षं कुरु वृद्ध। आया समझ में? नहीं भी आया तो भी कोई चिंता नहीं, आगे बढ़ते हैं, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। अब अगला जो है च छ ज झ न, इसी श्लोक के दूसरे शब्द में ही उसका एग्जाम्पल है, संजन। अब संस्कृत में क्या होता है, देखिए, एक बात ये बस समझने के लिए आपके लिए, हिंदी में हम हर जगह बिंदु डालते हैं ना, संस्कृत आपको क्या बोलता है? ये बिंदु शॉर्टकट है। संस्कृत, पाणिनि को शॉर्टकट पसंद नहीं, उसने बोला काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। तो बिंदु कहाँ वापरने का? अगर शब्द खत्म हो रहा है तो बिंदु वापर लेने का। लेकिन अगर उस शब्द के बीच में आपको वापरना है तो आप बिंदु नहीं वापर सकते, अनुनासिक लिखना पड़ेगा। तो अब यहां पे ये शब्द देखिए, संजनयन हर्ष, संजन। ये संजन में स पे बिंदु नहीं दिखेगा आपको, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो आपकी ना भगवत गीता आपने बोगस ली है कैसे तो संजन में आपको क्या दिखेगा? ज के पहले एक कटोरी जैसा एक हुक है और एक लाइन है, वो क्या है? वो च छ ज झ न वाला न है। अब यहाँ पे वो क्यों लिखा, अंग क्यों नहीं लिखा, न क्यों नहीं लिखा, न क्यों नहीं लिखा, म क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगला अक्षर कौन है? ज, जहाज का ज। ज कौन से वर्ग का है? च छ ज, यानी कि च वर्ग का। च वर्ग का अनुनासिक कौन?
च छ ज झ न, वो कटोरी वाला न, हुक वाला न। और इसलिए आपको अपनी भगवत गीता में संजन में स के ऊपर बिंदु की जगह पर ये कटोरी वाला न दिखेगा। शुरू में भी अगर आप कहीं पे भी देख लीजिएगा संजय उवाच, स पे बिंदु नहीं रहेगा, वो कटोरी वाला न लिखा रहेगा, है ना। तो इसका उच्चारण आप कैसे करेंगे, संजय करेंगे क्या, संजय, तथ दध न वाला न नहीं, च छ ज झ न वाला न, टंग पीछे जानी चाहिए आपकी, संजय। फर्क नहीं समझ में आएगा आपको, कोशिश मत कीजिए कि फर्क समझ में आएगा, नहीं आएगा, पर अंतर आपको पता रहेगा अंदर में कि टंग किधर टच हो रही है। संजय, संजय, टंग पीछे जानी चाहिए, संजय। आया समझ में, संजन। तो इसका उच्चारण क्या होगा, संजनय हर्षं कुरु वृद्ध। समझ लीजिए, एक और सेशन करना पड़ेगा, वो मुझे दिख रहा है, लेकिन अभी जितना समझ में आता है उतना समझिए, है ना। अब आगे जो है हम क्या करेंगे, उसी पेज पे 16वां 16th नंबर देखिएगा, है ना। 16th नंबर का श्लोक मैं पढ़ता हूं, अनंत विजयम राजा। इतना ही पढ़ने की जरूरत है, मुझे आगे का पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अनंत विजयम में य पे बिंदु दिखेगा आपको, अनंत विजयम राजा। आगे क्या है बिंदु के, राजा, उसमें पहला अक्षर क्या, रा, अक्षर यानी र। अपनी टेबल में देखिए र किधर है, 10 सेकंड है आपके पास। मिला, नंबर दिखाइए, एक पहली लाइन में, दूसरी में, तीसरी में। तीसरी लाइन में मिलेगा, देख लीजिए अगर नहीं मिला तो, टठ डढ़ र श। तो ये र मिला, ये कौन से वर्ग का हुआ, सिर्फ उच्चारण के लिए, हाँ सिर्फ उच्चारण के लिए, ट वर्ग, ट वर्ग का है। तो इसका अनुनासिक कौन सा, पांचवा अक्षर न। तो यहाँ पे अनंत विजयम राजा नहीं, विजयण राजा, अनंत विजयन राजा, न, बापरे निकलेगा अभी अनंत विजयन राजा। ये प्रैक्टिस का है, हाँ 2-3 बार करेंगे ना समझ में आएगा। आज पहली बार है आपका, इसलिए मेरे को 3 महीना लगा था, मुंह पे बोल रहा हूँ, मेरे को 3 महीना लगा था समझने में। आपको एटलीस्ट 30 मिनट में बहुत कुछ समझ में आ जा रहा है। अनंत विजयन राजा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो न क्यों वापरा, क्योंकि विजय य पे बिंदु है, अगला अक्षर है र। र हमने उच्चारण के लिए टेबल में लिखा है ट वर्ग में, ट वर्ग का सर्कल है न, अनंत विजयन राजा। अगर र की जगह षटकोण का श होता तो क्या करते, न ही वापरते। ट होता तो क्या करते, न ही वापरते। ठ ड ढ होता तो भी न ही वापरते। ट ठ ड ढ र श, इन सब के लिए आप न ही वापरेंगे अगर वो बिंदु के आगे दिख गए आपको कहीं, ठीक है। अगले एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, पहले पन्ने पे आ जाइए, दूसरा श्लोक भगवत गीता का, संजय उवाच। और अब जैसे जैसे आपको पता चलेगा दूसरी चीजें भी समझ में आएगी। संजय, अब देखिएगा संजय उवाच में स पे बिंदु नहीं है, वो कटोरी लिखी हुई है, क्यों, क्योंकि ज है और वो ज का च वर्ग का अनुनासिक है वो। संजय उवाच में देखिए किसका एग्जाम्पल है ये, न का। अच्छा हाँ, ये तो हमने देख लिया ना, व्यूढ़न दुर्योधनस्तदा। व्यूढ़न क्यों आया, क्योंकि आगे द था, तथ दध न, इसलिए हमने न वापर लिया, तो ये एग्जाम्पल कवर हो गया है। अगला श्लोक देखिए, तीसरा नंबर, पश्यैताम, ता पे बिंदु आ गया, पश्यैताम, रुक जाइए, अगला शब्द पूरा पढ़िए, पांडुपुत्राणाम। पा, पा उसका पहला अक्षर यानी कि प। प कहां पे है टेबल में ढूंढिए, सिंपल है, प वर्ग, वो बेचारे का खुद का वर्ग है वो पूरा। उसका पांचवा अक्षर कौन सा, अनुनासिक कौन सा, म। तो यहां पे आपका प्रिय म आ जाएगा, कोई चिंता नहीं करनी है, ये पश्यैताम पांडुपुत्राणाम, बस तसल्ली। तो प वर्ग सबसे आपका फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि उसके में आपको सोचना ही नहीं है, सीधा म चेप दीजिए, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम तो आगे अब आपको मोटा मोटी समझ में आया ना, हमने सारे उदाहरण कर लिए हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। क ख ग घ अंग ह, दूसरा वर्ग है च छ ज छ न य श, तीसरा है टठ डढ़ न र श, चौथा है तथ दध न ल स,
पांचवा है प फ ब भ म व। अगर आपको कहीं पे ज्ञ या क्ष आए ना, ज्ञान और क्षत्रिय का क्ष आगे आ जाए, समझो गलती से टपक जाए, म वापर लीजिएगा, ठीक है। हम उनकी बात करेंगे नहीं, वो भी एकदम संतुष्ट जीव है, म से काम चला लेंगे अभी के लिए तो, ठीक है। तो अगर मुझे आपको किसी एक और का एग्जाम्पल अगर देना है तो मैं स का एग्जाम्पल दूंगा, स यानी साथी का स, सीमा का स। उसके लिए खोलिए श्लोक 28। अर्जुन उवाच दृष्ट वेमम स्वजनम। दृष्ट वेमम, म पे बिंदु आ गया, खोल लीजिए 28वां। 28 का दूसरा लाइन देखना है, अर्जुन उवाच के बाद की लाइन। दृष्ट वेमम मिला है ना, मिल गया ना। दृष्ट वेमम में म पे बिंदु है, अगला अक्षर क्या है, स्व, यानी कि पहला कौन है, स। स आया, स किधर है टेबल में, अब आप ही ढूंढिए। चौथे में मिला, मिल गया सबको, स ढूंढिए। तथ दध न लस, ये मैं मुझे ऐसे याद रखता हूं मैं, लसन, गार्लिक होता है ना लसन, ल और सौ को न लगेगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसी का बनेगा, बाकी के नहीं बनेंगे, इसी का बनता है लसन। ट्राई मत कीजिएगा यशन रशन क्या क्या करते हैं लोग, लसन याद रहेगा आपको। तो यहाँ पे आप क्या वापरेंगे, त वर्ग का अनुनासिक। त वर्ग का अनुनासिक कौन, न, लसन, न। तो दृष्ट वे मन स्वजनम, मन बोलते हैं ना, मन, मेरा मन, माइंड, चित्त। दृष्ट वे मन स्वजनम कृष्ण। और आगे देखिए, आगे मैंने स्वजनम कृष्णो नहीं बोला, स्वजनम में न पे बिंदु है, तो अगला अक्षर कौन है, क है। तो क्या आएगा, क ख ग घ अंग, स्वजनं कृष्णो। दृष्ट वे मन स्वजनं कृष्णो। अब समझ में आएगा धीरे धीरे। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, हवा में मत कीजिएगा। बाद में भगवत गीता के श्लोक 5-10 लिखिएगा, जिधर जिधर बिंदु है उधर पेन से वो अनुनासिक ढूंढ के लिख लीजिए और फिर उसी से पढ़िएगा। तो पढ़ते वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि बिंदु का अगला अक्षर है तो अभी क्या लिखना है, उधर लिख के रखिए ऑलरेडी पहले से। दृष्ट वे मन, न लिख लीजिए, स्वजनंग अंग लिख लीजिए। वो अंग कैसे लिखते हैं, वो ड लिखते हैं, बाजू में एक डॉट डालते हैं, नीचे एक लाइन खींचते हैं। एक सेकंड में आपको अंग बता देता हूं कैसे लिखा जाता है। ये देखिए, यहां पे देखिए व्यंजन में अंग दिख रहा है, नीचे एक डॉट डाला हुआ है, ड के नीचे एक डॉट है। अब वो बहुत बढ़िया नहीं था एक्चुअली, ड के बाजू में डॉट होके नीचे एक लाइन खींची जाती है, लेकिन मोटा मोटी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो दृष्ट वे मन स्वजनं कृष्ण, ठीक है। अब एक उदाहरण हमको करना है, 22वें श्लोक पे आइए, 22। अब ये पूरा आप ही को करना है ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद सीधा विसर्ग इजीली होता है। हाँ, ये अनुस्वार तकलीफ देता है, ये लंबा समय लेता है, विसर्ग बहुत आपको मजा आएगी विसर्ग में। ये 22वां श्लोक पढ़िएगा, पहली लाइन ही पढ़नी है, यावदेता निरीक्षेहम योद्धुकामानवस्थितान। बिंदु किधर है, यावदेता निरीक्षेहम, ह पे बिंदु आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप रुक जाएंगे। अगला अक्षर कौन सा, यो, यानी अक्षर क्या आया, य ढूंढिए आपकी टेबल में किधर है। किसमें मिला, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाणिनि ने छोड़ दिया लिखना, मिल गया ना दूसरे में। दूसरे में देखिए, च छ ज ज न यश, यश, यश याद रहेगा, यश। तो य कौन से वर्ग का लिया है हमने उच्चारण के लिए, च वर्ग। उसका सर्कल किधर है, अनुनासिक कौन सा है उसका, छ छ ज झ न, मसूड़ों वाला न, हाँ पीछे वाला न, दांतों वाला न नहीं, पीछे वाला न। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, निरीक्षे हन, HAN हन, योद्धु कामा, यावदेता निरीक्षे हन योद्धु कामानवस्थितान। तो हर जगह म चेपना नहीं है, निरीक्षे हम योद्धु नहीं होता है, निरीक्षे हन योद्धु। क्यों, आगे का अक्षर यह है, आपने सर्कल किया है ना,
एक बार फिर से वो कर लीजिए। आपने जो टेबल बनाई है ना, उसमें ये जो 5 अनुनासिक है, अंग, न, न और म, इनको सर्कल कर लीजिए। तो आपको ना चिंता नहीं होगी कि इसका अनुनासिक कौन सा है, झट वो सर्कल देखना है आपको सीधा उसके नजदीक का। 5 सर्कल किए होंगे आपने, एक ही लाइन में किए होंगे। हो गया अनुस्वार फाइनली। अनुस्वार का इतना ही है। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है रस्व दीर्घ और अनुस्वार। तो अगर मैं ये यावदेतान पढ़ता हूं, तो या बड़ा है, दे बड़ा है, ता बड़ा है, री बड़ा है, क्षे बड़ा है। तो ये सुनिएगा। हाँ, ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगा आप लोगों को। यावदेता, काफी स्लो करता हूं ताकि आपको रस्व दीर्घ भी समझेगा, अनुस्वार भी समझेगा। यावदेतान्निरीक्षेऽहन् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। कोई बड़ा, अच्छा हाँ सॉरी, आखिरी बड़ा था, समुद्यमे में बड़ा है। तो अब ये पूरा अगर हम पढ़े तो ध्यान से आंखें बंद करके सुनिएगा, रस्व दीर्घ और अनुस्वार को देखिएगा। आंखें बंद कीजिए शांति से। यावदेतान्निरीक्षेऽहन् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। आया समझ में, कहाँ छोटा कहाँ बड़ा? प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। अब विसर्ग क्या होता है? विसर्ग जल्दी हो जाएगा, हाँ एकदम खुश हो जाइए, इतने मतलब दुखी मत रहिए। विसर्ग को 10 ही मिनट लगेगा। विसर्ग बहुत इजी है। विसर्ग यानी 2 डॉट्स। पहले श्लोक पे आ जाते हैं भगवत गीता के। उसमें देखिए आखिरी शब्द है ना पहली लाइन का, युयुत्सव, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, वह के आगे विसर्ग है, 2 डॉट्स है। मामकाहा पांडवाश्चैव, मामका के आगे भी 2 डॉट्स हैं। ये डॉट को विसर्ग बोलते हैं। अब ये विसर्ग क्यों बना है, हम इसका क्या उच्चारण करते हैं? ह। मामकाहा युयुत्सव ह। मेरे को बताइए, पाणिनि क्या मतलब उसको क्या बुखार चढ़ा था क्या कि ह और विसर्ग दोनों उसने बना दिए? आप देखिए, हाँ पाणिनि ने 52 अक्षर बनाए, मतलब संस्कृत में पाणिनि ने नहीं बनाया, पर संस्कृत में 52 अक्षर है, सबके उच्चारण अलग अलग है। पर ये विसर्ग और हाथी का ह, इन दोनों के उच्चारण सेम है। क्यों? वो बनाते वक्त ऐसा लगा एक और अक्षर डाल देते, 51 अच्छा नहीं लग रहा था, 52, 51 राउंड फिगर हम 52 कर दिया हमने। वैसा है क्या? नहीं। तो विसर्ग का उच्चारण ह नहीं हो सकता, कुछ और होना चाहिए। यू कैनॉट से युयुत्सव, नहीं तो एज वेल वहां पे ह लिख दीजिए। बाकी बचा ही क्या है? विसर्ग ही हटा दीजिए, ह लिखना शुरू कीजिए हर जगह। लेकिन लिखता है क्या? नहीं ना, 2 डॉट डालता है ना हम। डॉट क्यों डालता है? वो ह हलंत होता है, आधा हो होता है। ह, वो आपके मतलब थोड़ा हर बार नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ। पेट अंदर खींच के हवा छोड़िए, ह ह ह। हर जगह उच्चारण में पेट अंदर मत खींचने जाइएगा, सांस फूल जाएगी। पर समझ में आएगा, ह, कंठ से आना चाहिए वो, ह ह ह। युयुत्सवः, वह, हवा छोड़ रहे आप, वह। लेकिन ये बहुत मुश्किल है तो इसको छोड़ दीजिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका उच्चारण आधा हो होता है। अभी के लिए आप क्या करेंगे, युयुत्सवः पूरा कीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं, कीजिए। युयुत्सवः पूरा बोलिए, ह वापरिए। पर आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि वो गलत है। You should know that it is wrong, even though it is socially accepted, because it is easy। आसान है ना, युयुत्सवः। यही अगर मैं बोलूँ युयुत्सवः, मैंने वह बोला, लेकिन उसको समय लगता है बोलने, प्रैक्टिस लगती है। तो युयुत्सवः बोलिए, लेकिन याद रखिए वो गलत है, पता होना चाहिए आपको। तो ये विसर्ग के नियम लिखने हैं आपको। 4 लाइन पे आप 4 अक्षर लिखेंगे। पहली लाइन पे लिखिए प, प यानी पत्ते का प, पान का प। उसके नीचे लिखिए क, कात्रज का क, कतरी का क। उसके नीचे लिखिए श, श कौन सा? सादा श।
वो र लिख के एक डंडी मारते हैं ना, वो वाला श। और उसके नीचे लिखिए स। अच्छा, एक बात अच्छी याद आई, श श, सादा श और षटकोण का श, वो भी ऐसे ही एक अक्षर ऐड करने का था हमको, टाइम पास में डाल दिया श श। क्या डिफरेंस है? तो उसके लिए जो षटकोण का श है ना, उसके लिए होठ थोड़े गोल कीजिए, श श, और सादा श में होठ दूर जाता है, श श श, सादा श, षटकोण का श, हल्का एक सीटी जैसा आवाज आती है। अब और बेहतर समझना है तो क्या करने का, वर्ग में जाने का। कौन से वर्ग में लिया है सादे श को? च में, च छ ज झ न श, साथ में बोलिए, च छ ज झ न श, च छ ज झ न श, च छ ज झ न श, टंग उधर ही टच होनी चाहिए। और अब ये जो षटकोण का श है, प के अंदर लाइन, ये अगले वर्ग का है, ट ठ ड ढ न श। होठ में फर्क आता है देखो, इसलिए मैंने बोला किसी को बोलिएगा मत कि ऋषभ ने हमको बोला ये सब उसी वर्ग में आते हैं, क्योंकि होठों में फर्क हो जाता है। इसका मतलब वो उस वर्ग के नहीं है। वी हैव टेकन इट ओनली फॉर द प्रोनाउंसिएशन पार्ट ऑफ इट। सॉरी, हाँ, सो वी हैव टेकन इट ओनली फॉर द प्रोनाउंसिएशन पार्ट। तो टंग की पोजीशन सेम रहेगी, लेकिन ट में किधर टंग हो रही, टच हो रही है, पीछे हो रही है ना, ट ठ ड ढ न श। होठों को थोड़ा गोल कीजिए, टंग को पीछे जाने दीजिए, श श। जोर से बोलेंगे ना तो सीटी बज जाएगी, श। और अब ये बोलिए, य र ल, सॉरी, च छ ज झ। आप ये नोटिस, ये आपको पता है ना, च छ ज झ में टंग आगे टच होती है थोड़ी सी, ट ठ ड ढ में और पीछे जाती है, ट ठ ड ढ पूरी पीछे जाएगी। तो षटकोण का यानी प में लाइन वाला श बोलने के लिए भी टंग पूरी पीछे जानी चाहिए, श, षटकोण, षटकोण। सादा श जब आप बोलेंगे, जैसे शिल्पा का श बोल लीजिए, शामियानी का श बोल लीजिए, तो उसके लिए टंग च छ ज झ, दांतों के थोड़ा सा ऊपर, च छ ज झ श, श श, श श। ये उनका फर्क है। ये सही से उच्चारण करते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है हाँ सुनने में। तो इसकी आदत लगा लीजिए, ये बहुत अच्छा प्रभाव देता है। विसर्ग क्या करता है? विसर्ग बहुत अच्छा है। विसर्ग ने क्या किया, विसर्ग बाद में आता है ना, अ आ इ ई उ ऊ अम आहा, विसर्ग एंड में आता है। तो विसर्ग ने अम को देखा एक दिन, उसने देखा कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है, वर्ग के हिसाब से बदल जाता है। तो विसर्ग ने सोचा मैं अम की तरह, गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलूंगा, मैं बहुत सिंपल रखूंगा खुद को, ताकि लोग गाली न दे उसको बेचारे को। तो विसर्ग ने क्या किया, विसर्ग ने बोला मेरे आगे जो भी आएगा ना, मैं वो बन जाऊंगा। वो कई कई नखरे करता है, हाँ थोड़े बहुत नखरे है उसके, पर मोस्टली वो आगे का अक्षर ले लेता है। ठीक है, तो अगर विसर्ग के आगे स आता है, साथी का स, या फिर श आता है, शामियाने का श, या फिर षटकोण का श आता है, ये लिख लीजिए, स श श, स श श। अगर विसर्ग के आगे ये तीन बाई चांस गलती से आ गए, तो विसर्ग का उच्चारण वही होगा जैसे हम रोज, ये सबको पता है, ओम शांति ही शांति ही शांति ही, है ना। तो हम कहते हैं ना, हर प्रार्थना के अंत में कहते हैं, योगा टीचर्स जो है, ओम शांति 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 ही। तो शांति ही नहीं कह सकते आप, शांति ही में विसर्ग है, अगला अक्षर क्या है, वापस से शांति आ गया, श आया, तो विसर्ग का क्या होगा, वापस से श हो जाएगा, शांति शांति, है ना, शांति शांति। तो वो जो विसर्ग है वो बदल जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू द नेक्स्ट लेटर। किसके केस में, स श श। अगर विसर्ग के आगे ये तीन आए तो उसका चेंज हो जाता है। अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। 9वें श्लोक में जाइए, भगवत गीता का श्लोक नंबर 9, मैं श्लोक पढ़ता हूं। अन्ये च बह वह शूरा, बह वह में विसर्ग आ गया, वह के आगे दो डॉट है, बह वह शूरा। लोग क्या करते हैं, अन्ये च बह वह शूरा, आगे श है ना, विसर्ग क्या करेगा, रंग बदलेगा, श बन जाएगा वो, अन्ये च बह वश शूरा, वश
वश में करते हैं ना वशीकरण, वश, वशूरा, मतलब पूरा श नहीं आता है, आधा श आता है। पूरा आता है तो क्या होता है वशशूरा, आधा ही श आता है वशूरा। अन्ये च बहवशूरा, दो बार बोलिए, सिंपल है। अन्ये च बहवशूरा, 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 अन्ये च बहवशूरा। विसर्ग का इतना ही है, उसके नखरे नहीं है, बस आगे का वो रंग पकड़ लेगा। अब उसी श्लोक में आगे देखते हैं, अन्ये च बहवशूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे, प्रहरणाः सर्वे। प्रहरणा के आगे विसर्ग है और अगला अक्षर है स, सर्वे का स, तो विसर्ग क्या करेगा, स बन जाएगा। प्रहरणास सर्वे, नास, न्यास विधि होती है ना, न्यास, वैसे न्यास बोलिए, न्यास। अन्ये च बहवशूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे। तो आप ये नहीं कहेंगे प्रहरणा सर्वे, प्रहरणा सर्वे, समझे, प्रहरणा सर्वे। इसका एक फायदा क्या होता है पता है, जब आप गीत में वो श्लोक गाते हैं, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे, लंबा चले जाता है। यही अगर मैं बोलूं नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे, कंटिन्यूटी बनती है श्लोक में, क्योंकि अगला जो है वो उसमें मिक्स हो गया ना, विसर्ग ने स बन के ज्वाइन कर लिया दोनों को। प्रहरणा सर्वे बहवः शूरा, बहवः शूरा, प्रहरणाः सर्वे, ये बोलना आसान है, या फिर बहवः शूरा, प्रहरणा सर्वे आसान है। तो ये आपका पहला रूल हो गया कि अगर विसर्ग के आगे स, श, श, षटकोण का श आता है तो उसका हो जाएगा स, श, श, जो आगे है वही रिपीट होगा, समझ गए। सेकंड रूल लिखिए, अगर विसर्ग के आगे प या फ आता है, प या फ आता है तो क्या होगा, तो उसका हो जाएगा इंग्लिश का फ, जो हम शुरू में कह रहे थे कि आप गलत करते हैं, उच्चारण में वो वापरा जाता है फ, होठ को दांत पे टच करना है, फ्रूट, फ फ फ फ, दांतों को टच करना है फ, ठीक है। तो ये कैसे चलता है, कैसे काम करता है, अगर मैं गायत्री मंत्र बोलूं भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, न के आगे विसर्ग है नः, अगला क्या है प्रचोदयात्, प्र, उसमें पहला कौन है प, तो विसर्ग के आगे प आया। मैंने आपको नियम क्या दिया कि अगर प या फ आता है तो उसका बनेगा फ, धियो यो नः प्रचोदयात्, ऑन ऑफ, ऑफ, ऑन ऑफ होता है ना स्विच, ऑन ऑफ, धियो यो नफ, नफ, बोल के देखिए एक बार, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, धियो यो नफ, और फिर आगे का बोलिए प्रचोदयात्, धियो यो नफ प्रचोदयात्। कभी भी किसी भी पंडित का सुनिए, धियो यो नह प्रचोदयात् कभी बोलेंगे ही नहीं, नहीं तो पंडित गलत है आपका। मिलते नहीं है ऐसे, उनको पता रहता है धियो यो नफ प्रचोदयात् बोलते हैं। अथर्वशीर्ष जो सुबह की क्लास में आते हैं, प्रकृते एफ पुरुषात् परम, तेफ, तेफ क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि प्रकृते के आगे विसर्ग है, अगला अक्षर है पुरु, पु यानी कि प, तो उसका हो जाता है प्रकृते पुरुषात् परम। समझ में आया। तो इस श्लोक में एक बार फिर से देख लीजिए, ये तो हमने अन्य च बहवशूरः, प के लिए पहले श्लोक पे आइए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडव, का के आगे विसर्ग है, अगला शब्द है पांडव, प आया तो क्या होगा मामकाफ, काफ पांडव, मामकाफ पांडव। तो ये श्लोक होगा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव, मैं वह बोलता हूं, आप वह बोल सकते हैं, आपको वो इजी पड़ेगा। मामकाफ पांडवाश्चैव, मामकाफ पांडवाश्चैव, आया समझ में। अब एक तीसरा नियम लिख लीजिए, क और ख, अगर विसर्ग के आगे बाई चांस कहीं पे क या ख आ गए तो क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, क ख वापस से आएगा। विसर्ग का क, अगर आगे क है तो विसर्ग का क बन जाएगा, आगे ख है तो विसर्ग का ख बन जाएगा, स है तो स बन जाएगा, श है तो श बन जाएगा, श है तो श बन जाएगा।
ये 5 एकदम आसान है। प फ में थोड़ा देखना पड़ता है, फ बनता है उसका, ठीक है। इसका सादा उदाहरण आपको पता है, आप वापरते हैं। दुख, हम कहते हैं ना बहुत दुख में है वो, हम दुख कहते हैं, लेकिन लिखते वक्त कैसे लिखते हैं? दू विसर्ग ख, बीच में 2 डॉट डालते हैं, दुख बोलते हैं उसको। दुख क्यों? क्योंकि विसर्ग के आगे ख है तो विसर्ग का ख बन जाता है। कोई ये नहीं बोलता है वो बहुत दुख में है, कोई बोलता है क्या दुख में है? दुख, क्योंकि विसर्ग के आगे ख है तो उसका ख बन जाता है दुख, दुख, दुख। आया समझ में? आप वापरते हैं, आपको पता नहीं है, बस उतना ही फर्क है। आप बोलचाल में ये सब वापरते हैं नियम। अब ये दुख में कुछ बदलाव क्यों नहीं आया? ये दुख क्यों नहीं हो गया? क्योंकि दुख इजी है, अगला अक्षर नहीं देखना है, दुख बोल देते हैं लोग, इसलिए दुख में चेंज नहीं हुआ, बाकी सब अक्षरों में लोगों ने बदलाव कर लिया। तो ये हो गया आपका विसर्ग। विसर्ग इतना ही है, खुश हो जाइए एकदम। तो विसर्ग में क्या है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। प फ आया तो फ, धियो यो नफ, माम काफ। अगर स आया तो स, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे। श आया तो श, शांति 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 ही। आखिरी में शांतिश क्यों नहीं बोला? क्योंकि आगे पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप है, कुछ भी नहीं है। तो मैं प्रैक्टिस में यही बोलता हूं, शांति शांति शांति। लेकिन आप क्या बोल सकते हैं? शांति ही, पूरा ही वापर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सही उच्चारण क्या होता है। शांति शांति शांति, ह को छोड़ दिया बाहर, हवा फेंकी बाहर, ह। तो अगर श षटकोण का श आया तो भी श वापर लेंगे। अगर प या फ आया तो क्या वापरेंगे? फ। इतना ही है फाइनली। रस्व दीर्घ हो गया, अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम आएगा आपको? ये जो टेबल आपने बनाई है ना, क ख ग घ अं, ह च छ ज ज न य श ट ठ ड ढ न र श त थ द द न ल स और प फ ब भ म व, ये टेबल आपके काम की है। इसको अच्छे से फेयर कीजिएगा। मैं ग्रुप में यहाँ पे जितने भी लोग हैं, करना पड़ेगा एक बार, हाँ वो आपको देख के समझ गया मैं। सभी ग्रुप में है यहाँ पे, तो मैं वो टेबल ग्रुप में डाल देता हूँ, अच्छे से कॉपी कर लीजिए चाहिए तो। आप सबके पास है बकायदा, एक बार फिर से लिख लीजिए। 8 मिनट ही है, 3 बजने, 3 बजे सबको काम होगा। थोड़े बहुत श्लोक कर लेते हैं भगवत गीता के, शुरू के 5-10 ही करेंगे, चलो 10 करके फिर समापन करते हैं, नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा। तो हमें क्या चीजें ध्यान रखनी रहती है? सबसे पहला रस्व और दीर्घ। दूसरा क्या ध्यान रखना रहता है? अनुस्वार। तीसरा क्या ध्यान रखना रहता है? विसर्ग। और बाकी छोटे छोटे जैसे चछ ज वाला न, तथ वाला न, इनका अंतर मैंने बताया। सादा श और षटकोण का श का अंतर मैंने आपको बताया। ये अगर पल्ले पड़ता है तो समझिएगा, जो लास्ट के वो ज्ञान का ज्ञ होता है ना, वो संयुक्त अक्षर है, उसमें 2 अक्षर है। कौन से अक्षर है? ज, जहाज का ज, और चछ ज ज न वाला न है उसमें, वो 2 अक्षर उनसे बना है। हम कहते हैं ज्ञान, हम क्या कह रहे हैं? ग और य को मिला दे रहे हैं, ज्ञान, ग य। गाने का ग और यात्रा के य को मिला के हम कहते हैं ज्ञान, लेकिन वो अक्षर वो है ही नहीं, वो एक्चुअली है ज प्लस न्य, चच जजन्य, ज्ञ, ज्ञ, ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान नहीं सुनेंगे मेरे मुंह से, ज्ञान। कई लोग उसका उच्चारण ऐसे भी करते हैं, ज्य, यज्ञ, प्रत्यभिज्य, ज्य, इज्य, ज्य भी करते हैं। उसके कई उच्चारण है, उसको भूल जाइए, पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें और भी कुछ है। और आखिरी जो क्ष है वो आप याद रख सकते हैं। क्ष जो लिखते हैं ना क्षत्रिय का, उसमें 2 अक्षर है, क, काटने का क, कमल का क, और षटकोण का श। तो क्षत्रिय मत बोलिएगा अगली बार, क्षत्रिय। श के लिए हम क्या करते हैं? मुंह गोल करते हैं, क्षत्रिय, श, और टंग पूरी पीछे जाएगी, श, टठड़ण श, क्षत्रिय। ध्यान से सुनिएगा, क्षत्रिय क्षत्रिय, क्षत्रिय क्षत्रिय, फर्क पता चलता है, बहुत आराम से पता चलता है। क्षत्रिय। तो अब वो हिसाब से अगर आप चाहे तो क्ष क्या होता है? क प्लस श होता है, उसमें पहला अक्षर क्या है? क।
तो अगर अनुस्वार के बाद क्ष आता है तो बकायदा नियम अनुसार आपको अंग वापरना चाहिए, क ख ग घ अंग का। लेकिन मैंने जैसे बोला म वापर लीजिए, ज्ञ और क्ष के लिए सादा म वापर सकते हैं, वहां पे आपको थोड़ी ढील छोड़नी पड़ती है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इतना ध्यान में रखिएगा, एक बार वापस से कीजिएगा। श्लोक पढ़ते हैं और जहां जहां है मैं वो आपको बता देता हूँ। पहला श्लोक साथ में आप कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, और रस्व दीर्घ का ध्यान रखेंगे, रस्व को कम उच्चारित करेंगे, दीर्घ को लंबा पढ़ेंगे। 5 ही श्लोक लेते हैं, खत्म कर देंगे जल्दी। धृतराष्ट्र उवाच, राष्ट्र श, धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। क्या क्या नोटिस किया आपने? लास्ट का देखिए, किमकुर्वत संजय, कंटिन्यू एक के बाद एक बोल दिया मैंने, कहीं रुका नहीं। मामकाः पांडवाश्चैव, उसके बाद धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, युयुत्सव में सब छोटे। अगले श्लोक पे जाते हैं। संजय उवाच, देखिए उवाच नहीं होता है, पहला तो उवाच है, उवाच, वा बड़ा है ना। संजय उवाच, 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 संजय उवाच। और संजय में देखिए कौन सा न है? च छ ज ज, पीछे वाला न है। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। वी को लंबा खींचा मैंने, अब्रवीत्। तीसरे श्लोक देख लेंगे। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता, धीमता। म को लंबा नहीं खींचा मैंने, धी को खींचा, ता को खींचा, धीमता, धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ, महारथ, महारथ। अगला धृष्टकेतुश्चेकितानः। अब यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद क है, काशीराजश्च, धृष्टकेतुश्चेकितानः का, तो आगे क आता है तो हम क्या करते हैं, वापस से क बोल देते हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य, नख, नख बोलते हैं ना, नाखून के लिए बोलते हैं नख, वैसे ही धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। क्लियर है? अगला श्लोक देख लेते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। अच्छा, अगर समझिए, एक मैं आपको पूछता हूं, विक्रांत है, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च, विक्रांत उत्तमौजाश्च, अगर विक्रांत में मैं त पे बिंदु डाल दूं तो उस बिंदु का उच्चारण क्या करेंगे? अच्छा, नहीं समझ में भी आया तो भी, विक्रांत पे अगर मैं त पे बिंदु डालूं तो आप क्या करेंगे? पहले अगला अक्षर देखेंगे। अगला अक्षर क्या है? उ, उत्तम उ, वो बकायदा उ लिखा है उधर। उ क्या है? स्वर है, एकदम ऊपर लिखा है आपने, अ आ इ उ। तो वहां पे क्या करेंगे? म चेप देंगे। विक्रांतम उत्तम हो जाए, यहाँ पे म नहीं है, विक्रांतम नहीं है, पर अगर होता तो हम क्या करते हैं? विक्रांतम उत्तम औजाश्च। तो म किधर किधर आता है? सेंटेंस के एंड में भी आएगा, स्वरों के पहले भी आएगा, और प वर्ग के पहले भी आएगा। तो ये आखिरी श्लोक देख लेते हैं। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तो जब भी आप फटाफट करते हैं, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम औजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा, रस्व दीर्घ गया तेल लेने।
और वो तेल आपको बहुत भारी पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसलिए ये पाठ वगैरह शांति से कीजिए, दिन में एक पाठ कीजिए, 5 श्लोक कीजिए, एक श्लोक कीजिए, पर सही से कीजिए। एक लास्ट श्लोक हम देखेंगे, बीच में से मैं आपको बताता हूँ कौन सा है वो। वो 12वां श्लोक मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसमें काफी एग्जाम्पल्स हैं और इसके साथ समापन करते हैं। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। क्या क्या आया आप सुनिए, बहुत आए हैं इसमें। पहला तो तस्य ठीक है, संजन, वो ज के पहले च छ ज पीछे वाला न आ गया, संजन। यन हर्षम अनुस्वार है, आगे क्या है, कु, क है, कुरु वृद्ध का क है, तो उसका क्या होगा, क ख ग घ अंग, हर्षं कुरु वृद्ध। 2 मिनट लगेगा मेरे को। हाँ, आवाज वो बंद कर दीजिएगा 2 मिनट। हाँ, तो हर्षं कुरु वृद्ध पितामह, वृद्ध में भी विसर्ग है, वृद्ध पितामह, तो क्या होगा, प का फ हो जाएगा, वृद्ध पितामह। और लास्ट ही लाइन है सिंहनाद, सिंह नहीं होता है वो, सी पे बिंदु है, आगे क्या है, ह किधर है, क ख ग घ अंग ह, सिंह, सिंहनादम विनद्योच्चै। नादम क्यों, क्योंकि आगे व है, प फ ब ब म व, आपकी टेबल में रहेगा, अभी सिर्फ सुन लीजिए। सिंहनादम विनद्योच्चै ही, विसर्ग आ गया, आगे क्या है, श, तो क्या होगा, श, द्योच्चै शंखम, द्योच्चै शंखन। और शंख पे भी अनुस्वार आया वापस से, आगे क्या है, द, दधमौ का द, तथ दधन, शंखन दधमौ प्रतापवान। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। है ना, तो